प्रिय छात्र छात्राओं, आज हम अपने बीए पार्ट फर्स्ट के सेकंड पेपर राजस्थान के इतिहास के सिलेबस के दूसरे खंड को डिस्कस करेंगे। कल हम अपने पिछले लेक्चर में हमने बात की थी कि राजस्थान के इतिहास का जो प्राचीन सेक्शन है उसके अंतर्गत किस तरीके से राजस्थान के इतिहास के अंदर हमें पूरा पाषाण कालीन, मध्य पाषाण कालीन, ताम्र पाषाण कालीन, ताम्र युगीन सभ्यता व लौह युगीन सभ्यता के अवशेष मिले। यहाँ पर महाजनपद कालीन जो इतिहास है उसके बारे में हमने बात की और राजपूतों की उत्पत्ति कैसे हुई उनके बारे में हमने अपने पिछले लेक्चर में बात की थी। आज हमारे सेक्शन बी के अंदर हम मध्यकालीन जो इतिहास है उसके बारे में बात करेंगे। तो राजस्थान में मुस्लिम आक्रमण और राजपूत प्रतिरोध। मोहम्मद गौरी के द्वारा के समय में भारत पर आक्रमण हुआ और उस समय भारत का शासक था पृथ्वीराज चौहान, जो कि अजमेर का शासक था, जिसने दिल्ली पर अपना अधिकार स्थापित कर रखा था। दिल्ली के तोमरों को पराजित करके पृथ्वीराज चौहान ने दिल्ली पर अपना अधिकार स्थापित कर लिया था। तो मोहम्मद गौरी ने जब पहली बार भारत में आक्रमण किया तो तराइन के युद्ध में पृथ्वीराज चौहान ने उसको बुरी तरह से परास्त कर दिया। लेकिन इस युद्ध में उसने आगे बढ़ कर के भागती हुई सेना को पूरी तरह से नष्ट करने का निर्णय नहीं लिया, जिसके कारण अगली बार जब मोहम्मद गौरी ने पूरी तैयारी के साथ में आक्रमण किया तो पृथ्वीराज चौहान उसमें पराजित हो गया। मोहम्मद गौरी के पश्चात भारत पर मोहम्मद गौरी की मृत्यु के बाद कुतुबुद्दीन ऐबक के रूप में गुलाम वंश की नींव रखी गई। कुतुबुद्दीन ऐबक के समय ही रणथंभौर अभियान किया गया, फिर इल्तुतमिश के समय में रणथंभौर अभियान हुआ। इल्तुतमिश के बाद में रजिया सुल्तान ने भी रणथंभौर अभियान किया और उसके बाद अलाउद्दीन खिलजी के समय में राजस्थान पर 3 जगहों पर आक्रमण किए गए, रणथंभौर, चित्तौड़ और जालौर। और जैसलमेर पर भी आक्रमण किया गया, सिवाना के दुर्ग पर भी अधिकार किया गया। तो ये जो आक्रमण हुए उन आक्रमणों का राजपूत शासकों के द्वारा किस प्रकार से प्रतिरोध किया गया और किस तरह से राजपूत शासक पराजित हुए और मुस्लिम शासकों ने उनको पराजित करके मुस्लिम शासन को कुछ समय तक स्थापित करने का कार्य उनके द्वारा किया गया। लेकिन राजपूताना में ये बात बड़े अच्छी स्पष्ट रूप से हमें दिखाई देती है कि एक बार पराजित होने के बाद राजपूतों ने हार नहीं मानी, पुनः अपने राज्यों को प्राप्त करने में इन्होंने बड़ी तत्परता दिखाई। इस तरीके से राजपूत मुस्लिम आक्रमण और राजपूत प्रतिरोध को हम इसके अंतर्गत देखते हैं कि किस तरीके से राणा हमीर के समय में रणथंभौर पर आक्रमण किया। हमीर ने किस तरीके से वीरतापूर्वक उसका अलाउद्दीन का सामना किया, लेकिन उसमें वह पराजित हुआ। फिर चित्तौड़ पर आक्रमण किया, राणा रत्न सिंह ने किस तरीके से इस आक्रमण का सामना किया और लेकिन अंततोगत्वा वह भी पराजित हुआ। और जालौर के शासक कान्हड़देव के विरुद्ध हुए अभियान को भी हम इसके अंतर्गत देखते हैं। इसके बाद राजपूताना में शक्ति का केंद्र मेवाड़ में स्थापित हुआ। मेवाड़ में, चित्तौड़ में महाराणा कुंभा के द्वारा अपनी शक्ति को विस्तृत किया गया। महाराणा कुंभा ने बहुत सारे विजयी अभियान किए और उसने एक बड़े भूभाग पर अपना अधिकार स्थापित हुआ। मालवा तथा गुजरात के शासकों से उसका लगातार संघर्ष हुआ। प्रारंभ में राठौड़ और मेवाड़ के शासक एक दूसरे के समर्थक थे, लेकिन बाद में इन लोगों के बीच में भी संघर्ष उत्पन्न हुआ। तो महाराणा कुंभा की उपलब्धियों को हम देखते हैं, राजनीतिक उपलब्धियां, सांस्कृतिक उपलब्धियां, महाराणा कुंभा के द्वारा लड़े गए युद्ध, उसके द्वारा जो स्थापत्य कला और संगीत कलाओं के क्षेत्र में जो कार्य किया गया है वो हम इसके अंतर्गत देखते हैं। महाराणा कुंभा की मृत्यु के बाद महाराणा संग्राम सिंह, जो कि सांगा के नाम से ज़्यादा अधिक प्रसिद्ध है, महाराणा सांगा के अधीनस्थ मेवाड़ अपनी शक्ति की ऊंचाइयों पर पहुंचा और महाराणा सांगा के द्वारा दिल्ली सुल्तान इब्राहिम लोदी को भी पराजित किया गया
और बाबर और सांगा की इतनी शक्ति विस्तृत हो चुकी थी कि केंद्रीय सरकार के लिए, केंद्रीय शासन के लिए वह चुनौती बन गया था। और किस प्रकार से बाबर और राणा सांगा के बीच में युद्ध हुआ, जिसमें सांगा जीतते जीतते पराजित हो गया और पराजित होते होते बाबर इस युद्ध में विजयी हो गया और भारत के इतिहास में हमें एक बदलाव दिखाई देता है। इसके बाद राजस्थान के इतिहास में हम महाराणा प्रताप को एक विशिष्ट रूप में देखते हैं कि जब अकबर के समय में अधिकांश राजपूत शासकों ने अकबर की मैत्री के रूप में अधीनता को स्वीकार कर लिया था, उस समय महाराणा प्रताप और राव चंद्रसेन दो ऐसे शासक हुए जिन्होंने अकबर की मैत्री को अधीनता के रूप में स्वीकार करने से मना कर दिया। जैसा कि महाराणा प्रताप के संदर्भ में विशेष रूप से हम ये बात करते हैं कि महाराणा प्रताप के भाई जयपुर के राजा मान सिंह को ही अकबर ने महाराणा प्रताप से समझौता करने के लिए भेजा। वहाँ महाराणा प्रताप ने राजा मान सिंह को सिर्फ एक ही प्रश्न किया कि यदि ये मैत्री संबंध है तो मैत्री बराबरी की होती है, फिर तुम्हें दरबार में हाजिरी देने के लिए क्यों मजबूर किया जा रहा है। यदि अकबर मुझसे मैत्री करना चाहता है तो वो मैत्री करे, मैं दरबार में हाजिरी नहीं दूंगा। मैं एक स्वतंत्र शासक हूँ और स्वतंत्र शासक ही रहूँगा। इस स्वतंत्रता के प्रेम के लिए महाराणा प्रताप को अपने पूरे जीवन में संघर्ष करना पड़ा। सिंहासन छोड़कर, राजमहल छोड़कर जंगल जंगल की खाक छाननी पड़ी, किंतु उस व्यक्ति ने अकबर की अधीनता को स्वीकार नहीं किया। फौरी तौर पर कुछ देर के लिए अकबर के द्वारा चित्तौड़ को जीत लिया गया। हल्दी घाटी के युद्ध में अनिर्णायक स्थिति रही। महाराणा प्रताप को अपने सेना के साथ जंगलों में जाना पड़ा, किंतु जैसे ही अकबर की सेना वापस गई, उन्होंने पुनः मेवाड़ के बहुत सारे इलाकों को जीत लिया। और इस तरीके से शाही सेना और महाराणा प्रताप के बीच लुका छिपी का खेल महाराणा प्रताप के जीवन पर्यंत चलता रहा। और अकबर को इस बात का अफसोस रहा कि वह अपनी जीवित अवस्था में मेवाड़ को अपने अधीनस्थ राज्य के रूप में नहीं देख पाया। इसी प्रकार का स्वतंत्रता के लिए प्रेम चंद्रसेन के द्वारा प्रयास किया गया। तो हम महाराणा प्रताप का स्वतंत्रता के लिए संघर्ष और स्वातंत्र्य के लिए चंद्रसेन के प्रयास के अंतर्गत इन दोनों व्यक्तियों के अकबर के साथ हुए संघर्ष को देखते हैं। इसके बाद हम वापस आमेर की ओर आते हैं और आमेर के अंदर आमेर के राजा सवाई जयसिंह ने एक नए नगर को बसाया। आमेर से अपने राज्य की राजधानी जयपुर के रूप में लेकर के आए। तो सवाई जयसिंह का राजस्थान के इतिहास में क्या महत्वपूर्ण योगदान रहा। जयसिंह को सवाई की उपाधि दी गई थी कि इनके पिता थे मिर्जा राजा जयसिंह परदादा, तो ये कहते थे कि ये जयसिंह तो आपसे भी सवाया है, तो इसलिए सवाई जयसिंह की उपाधि इनको मिली। सवाई जयसिंह के समय में मराठों की शक्ति बढ़ने लगी थी। तो सवाई जयसिंह के राजस्थान के इतिहास में क्या योगदान रहा, हम वह इसके अंतर्गत देखते हैं। इसके बाद हम बात करते हैं राजस्थान में समाज एवं संस्कृति की मुख्य विशेषताओं की। राजस्थान का समाज राजपूतकालीन समाज था, तो पर्दा प्रथा, बहुविवाह प्रथा, कन्यावध, बहुत सारी कुरीतियाँ समाज में आ गई थीं। राजपूतों और मुगलों के संयोग की वजह से राजस्थान की संस्कृति में, राजस्थान के कला के क्षेत्र में, राजस्थान के स्थापत्य के क्षेत्र में बहुत सारे प्रयास हुए। तो संस्कृति की क्या मुख्य विशेषताएं थी वो हम इसके अंतर्गत देखते हैं। इसके बाद मीरा एवं दादू, ये वो समय है मध्यकालीन भारत का जब भारत में मुस्लिम प्रभाव के काउंटर के रूप में भक्ति आंदोलन चल रहा था। और उस भक्ति आंदोलन के माध्यम में राजस्थान के अंदर मीरा के रूप में एक क्रांतिकारी स्त्री, जो कि एक कुलीन परिवार की
पुत्री थी, एक बड़े राज्य की पुत्र वधू थी, कुल वधू थी, यानी मेवाड़ के राज्य की कुल वधू थी। उन्होंने उस काल में पर्दा का त्याग किया, परिवार का त्याग किया और कृष्ण भक्ति के में लीन होकर के संतों का समागम करना प्रारंभ किया। वृंदावन, द्वारिका, मथुरा सभी जगह घूम घूम कर कृष्ण की भक्ति को प्रस्तुत कर मीरा ने एक बहुत ही क्रांतिकारी, यानी उस महिला ने की एक कविता है कि मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरो ना कोई, जाके सर मोर मुकुट मेरो पति सोई। यानी जो राजा भोजराज को ब्याही हुई कुल वधू है वो कह रही है कि मेरा पति तो सिर्फ कृष्ण है, या बड़े डंके की चोट पे कह रही है कि मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरो ना कोई, या वो कह रही है कि लियोरी में तो गोविंदा मोल, कोई कहे कारो कोई कहे गोरो। तो मतलब कृष्ण की भक्ति, और कृष्ण की भक्ति भी की इतनी कि कृष्ण के अंदर लीन होकर के, और ये कहा जाता है कि मीरा का अवसान भी इसी प्रकार हुआ कि मीरा कृष्ण की मूर्ति के अंदर समा गई। राजस्थान में सांभर के निकट नारायणा एक स्थान है, वहाँ दादू दयाल के द्वारा दादू पंथ की स्थापना की गई, जिनका जन्म अहमदाबाद में हुआ था। दादू पंथ के अंतर्गत दादू दयाल ने सामाजिक समरसता, हिंदू मुस्लिम सहयोग, कुरीतियों का विरोध, धार्मिक पाखंडों का विरोध आदि कर सामाजिक समरसता व पाखंडों का विरोध करते हुए एक सरल व सहज धार्मिक संप्रदाय की स्थापना करने का प्रयास किया। तो वह हम मीरा एवं दादू के अंतर्गत पढ़ते हैं। इसके बाद कला एवं स्थापत्य कला, कला में मूर्ति कला, चित्रकला और स्थापत्य कला में दुर्ग स्थापत्य व मंदिर स्थापत्य को हम देखते हैं। चित्रकला के अंतर्गत हम ये देखते हैं कि राजस्थान की चित्रकला बहुत ही उच्च कोटि की थी। यहाँ बहुत सारी शैलियाँ विकसित थी, बूंदी शैली, नाथद्वारा शैली, हाड़ौती शैली, जयपुर शैली, किशनगढ़ की शैली, जोधपुर शैली, इन सब की रंग संयोजन, आकृति संयोजन, इन सब में विभेद था। तो राजस्थान चित्रकला के क्षेत्र में बहुत ही यहाँ पर कार्य हुआ। मिनिएचर आर्ट्स, बहुत मिनिएचर चित्रकला या फ्रेस्को चित्रकला या भित्ति चित्रकला यहाँ के बड़े प्रसिद्ध हुए। तो उन सब को हम इसके अंतर्गत देखते हैं। स्थापत्य कला के अंदर हम यहाँ देखते हैं दुर्ग के नायाब नमूने दिखाई देते हैं। यहाँ कई प्रकार के दुर्ग दिखाई देते हैं, जल दुर्ग, वन दुर्ग, गिरि दुर्ग। रणथंभौर का किला गिरि दुर्ग का नायाब नमूना है। चित्तौड़ का किला गिरि दुर्ग का नायाब नमूना है। गागरोन का किला जल दुर्ग का एक नायाब नमूना है। तो हमें बड़े ही सुंदर, जिनकी स्थापत्य शैली इस इस्लामिक प्रभाव को लिए हुए हिंदू शैली थी, जिससे एक नई शैली का विकास हुआ, जिसे राजपूत शैली कहा जाता है। तो राजस्थान दुर्गों का और किलों का प्रदेश माना जाता है। यहाँ के दुर्ग विश्व में प्रसिद्ध हैं। तो उन दुर्गों के स्थापत्य को इस टॉपिक के अंतर्गत पढ़ेंगे। इनके अतिरिक्त मंदिरों का निर्माण राजस्थान में बहुत हुआ। प्रतिहारकालीन मंदिर यहाँ पर बहुत हैं। यहाँ पर नागर और बेसर शैली के मंदिर हमें प्रचुर मात्रा में प्राप्त होते हैं। इस प्रकार हमारा सेक्शन बी या खंड ब खत्म होता है और हम अपने सेक्शन सी के बारे में बात करेंगे अपने अगले लेक्चर में।